हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको रासायनिक बंधन के बारे में बता रहे थे, जिसमें हम आपको समझाए थे रासायनिक बंधन क्या है। ये दो प्रकार का होता है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। ये दोनों क्या है, ये दोनों बंधनों से बनने वाले जो यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक, ये क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनमें क्या अंतर है, इन सारे टॉपिक्स को हम पिछले वीडियोज में समझा चुके हैं। तो अगर आप वो पिछले वीडियोज नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, और वो है जनरली खनिज और अयस्क के बारे में उसमें समझना हमें, ठीक है। लेकिन मेन टॉपिक होगा प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति, यानी जो नेचर है हमारा, प्रकृति जो है, इसमें मेटल्स यानी धातुएं किस प्रकार उपस्थित होती है, धातुओं की उपस्थिति के बारे में समझना है, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति में धातुएं दो रूप में उपस्थित होती है, समझना है इसको बढ़िया से। प्रकृति में धातुएं दो रूप से उपस्थित है, एक मुक्त अवस्था में और दूसरा संयुक्त अवस्था में, ठीक है। तो समझिएगा इसको ध्यान से। मुक्त अवस्था में कुछ धातुएं जो मतलब उपस्थित है, वे कैसी धातुएं हैं, तो वे धातुएं मतलब वैसी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायुमंडल के यानी वायु के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का कोई प्रभाव सामान्य स्थिति में नहीं पड़ता है। सामान्य स्थिति में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जांपल्स आपको समझा दे, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स है। जानते हैं, ये सिल्वर को अगर हम खुली वायु में रख दे, हवा में ऐसे छोड़ दे, तो ऐसा नहीं कि हवा के ऑक्सीजन द्वारा वो रिएक्शन कर लेगा, नाइट्रोजन से कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जब तक सामान्य अवस्था में है, यानी सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम जब तक ये नॉर्मल कंडीशन में है, तब तक किसी वायु के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प रिएक्शन नहीं करता है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको हम गर्म करके और इसको घुलनशील अवस्था में बदल दिए, इसको गर्म करके द्रवित अवस्था में बदल दिए, तब में भी किसी किसी चीज का इफेक्ट इस पे पड़ सकता है। बट जब तक ये सामान्य स्थिति में रहेगा, में वायु के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जलवाष्प वगैरह से रिएक्शन नहीं करता है, यानी ये मुक्त अवस्था में ऐसे ही रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोले कि कुछ धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दूसरा देखिए, संयुक्त अवस्था में कुछ ऐसी धातुएं हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, और वैसी धातुएं जो वायु के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प वगैरह के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। अब आप सुनिए कि अगर वो रहेगा अगर मुक्त अवस्था में, तो तुरंत वायु के ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या जलवाष्प वगैरह से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। इसलिए वो हमेशा संयुक्त अवस्था में रहता है, यानी किसी न किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर रहता है। और जब वो किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर रहेगा ना, तब जाकर वह वायु के ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वगैरह से, जलवाष्प वगैरह से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, हम सोडियम की बात करते हैं, तो अगर आप सोडियम को ऐसे ही खुले वायु में छोड़ दें, तो वायु के ऑक्सीजन से या फिर वायु के जलवाष्प वगैरह से ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा नाइट्रोजन। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारी ऐसी धातुएं हैं जो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अगर आप चाहेंगे कि सोडियम को हम कहीं जैसे सोना चांदी को छुपा के या सोना चांदी को हम मुक्त अवस्था में रखते हैं एकदम स्वतंत्रता से, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है, वैसे सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक को रख ले तो पॉसिबल नहीं है। ये ससुरा किसी न किसी चीज से रिएक्शन, किसी भी चीज से रिएक्शन कर लेगा, इतना ज्यादा ये क्रियाशील होता है, ठीक है। यानी ये मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता है, किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुड़िए के ही रहेगा, ये मुक्त अवस्था में रह नहीं सकता। इसलिए ये ऐसी धातु है जो हमेशा संयुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का आप ऐसे नहीं रख सकते हैं, सोडियम को अगर रखना है तो सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम रहेगा, माने क्लोरीन के साथ मिलकर रहेगा, संयुक्त अवस्था में ही रहेगा, ये मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार प्रकृति में ये दो रूपों में जो है धातु उपस्थित होती है। अब आइए हम आपको समझाते हैं ये टॉपिक क्या है, खनिज और क्या है अयस्क। ये दोनों लगभग सेम चीज है, बट इसमें एक माइनर डिफरेंस है जो आपको समझना है। देखिए, पृथ्वी के परत में यानी पृथ्वी के सतह के अंदर, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो इसके सतह के अंदर, ठीक है,
मौजूद धातु युक्त ठोस पदार्थ, यानी पृथ्वी के सतह के अंदर जो ठोस पदार्थ मौजूद है और वैसे ठोस पदार्थ जिसमें धातु उपस्थित है, ठीक है, यानी पृथ्वी के सतह के अंदर कुछ ठोस पदार्थ जो उपस्थित है और अगर उस ठोस पदार्थ में धातु भी विद्यमान है तो वैसे धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम खनिज कहेंगे, मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, जिंक सल्फाइड हुआ या लौह सल्फाइड है यानी आयरन सल्फाइड, तो ये सब जानते हैं पृथ्वी की सतह के अंदर ना ये पाया जाता है। और देखिए इसमें जैसे ये आयरन सल्फाइड है तो इसमें आयरन है ना भाई उपस्थित, यानी ये ठोस पदार्थ के रूप में पृथ्वी की सतह के अंदर आपको मिलेगा और ये धातु युक्त है क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। आए समझ में? तो भाई फिर अयस्क क्या होता है, लगभग सेम चीज है, देखिए ना थोड़ा सा अंतर है। अब खनिज जितने सारे भी धातु युक्त ठोस पदार्थ है सबके सब खनिज है, लेकिन जिस खनिज में धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और उससे मतलब उस खनिज से कम खर्च में सरलता से यानी आसानी से धातु को प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। अब आप सोचिए कि पृथ्वी के अंदर कोई खनिज है जिसमें धातु भी मिला हुआ है, लेकिन उस धातु को निकालने में बड़ा कठिनाई हो रहा है, वहां से उस धातु को प्राप्त करने में काफी खर्च लग रहा है, बहुत कठिनाई हो रहा है और अल्प मात्रा में धातु निकल रहा है। तो भाई जितना का बबुआ ना उतना का झुंझुना हो जाए। नहीं, आप ये सुने होंगे कहावत कि जितना खर्च हो जाएगा उतना का धातु नहीं निकलेगा, ठीक है। तो फिर वैसे खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। अयस्क हम उसी को बोलेंगे जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाया जाएगा और कम खर्चे में आसानी से उस खनिज से हम धातु को प्राप्त कर सकते हो, उसको हम कहेंगे अयस्क। जैसे मान लीजिए कि हम बॉक्साइट की बात करते हैं, ये एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है। कम बहुत थोड़े मात्रा में बॉक्साइट से ही अधिक मतलब बॉक्साइट से एल्युमिनियम अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है और बॉक्साइट में एल्युमिनियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है और काफ़ी सरलता से आसानी से बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सीने बार है, ये पारा का यानी मरकरी का अयस्क है, ठीक है, यानी HGS देखिए इसका सूत्र होता है, ठीक है, यानी ये सल्फाइड अयस्क है, यानी पारा के साथ सल्फर मिला हुआ है, तो इससे भी इस अयस्क से भी हम आसानी से पारा धातु को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम अयस्क मान रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार खनिज और अयस्क में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अब देखिए एक लास्ट लाइन आपको समझना है, ये जितने सारे अयस्क हैं ना, ये सारे अयस्क तो भाई खनिज होते हैं क्योंकि अयस्क से धातु निकाला जा रहा है और किसी भी ठोस पदार्थ में अगर धातु उपलब्ध है तो उसको हम खनिज कहेंगे। यानी जितने सारे भी अयस्क हैं ये सब खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारा ऐसा खनिज है जिसमें धातु बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, थोड़ा सा धातु निकलता है, तो उसको आप अयस्क थोड़ी कहिएगा। यानी सारा खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, लेकिन सारा अयस्क खनिज जरूर होता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखना, इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए क्या हम उपाय करें, धातु कर्म कैसी प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है ताकि अयस्क से धातु को प्राप्त किया जा सके, उसे हम अगले वीडियो से समझना शुरू करेंगे।